जाने माने अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने एक दफ़ा हमारे देश के बारे में कहा था, भारत इंसानियत का पालना है, जहाँ इंसानी भाषा का जन्म हुआ। ये इतिहास की माँ है, रिवायतों की नानी है और परंपरा की परनानी। और सच ही कहा था मार्क ट्वेन ने। इंडिया का इतिहास एक बहुत ही रोमांचक कहानी जैसा है। हमारे देश की मिट्टी ने सिविलाइजेशंस को उदय और अस्त होते हुए देखा है, राजाओं को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। इसने विद्रोह भी देखा है और शांति भी, दोस्ती भी और दुश्मनी भी, विकास भी और मंदी भी। ब्रॉडली कहें तो इंडिया के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्टरी तौर पर जानेंगे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री रेंज करती है प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी कि 2 मिलियन बीसीई से लेकर 700 सीई तक, और इस पूरे पीरियड को भी 7 अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है: स्टोन एज, हड़प्पन एज, वैदिक एज, महाजनपदा एज, मौर्यन एज, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। भारत के इतिहास का सबसे पहला पन्ना है स्टोन एज। स्टोन एज का ड्यूरेशन था 2 मिलियन बीसीई से लेकर 2700 बीसीई तक। इस दौरान इंसानों ने टूल्स बनाने सीखे और इनको बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर लाइमस्टोन, हड्डियाँ और पेड़ की टहनियाँ, पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था अलग अलग किस्म के पत्थरों का। इस पीरियड में इंसानों का जीने का तरीका तो पहले हंटिंग और गैदरिंग हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इंसानों ने जानवरों को पालना सीखा और साथ ही सीखी फार्मिंग। फार्मिंग करने के लिए इंसानों को एक नोमैडिक लाइफस्टाइल छोड़कर एक ही जगह सेटल होना पड़ा। अक्सर ऐसे सेटलमेंट्स पानी के किसी सोर्स के पास हुआ करते थे, जैसे कि पॉन्ड्स या रिवर्स। इसी एज में फायर और व्हील की भी डिस्कवरी हुई थी, जिसके बाद इंसान ने पॉटरी सीखी। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन एज साइट्स थे: पहलगाम कश्मीर में, सोहन वैली पंजाब में, सिरसा हरियाणा में, चित्तौड़गढ़ और कोटा राजस्थान में, रिवर साबरमती की बेसिन राजस्थान में। और इन्हीं सब एरियाज में शुरू हुई हमारे नेक्स्ट फेज की, जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक्स पर शुरू हुई थी। 2700 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई तक ये सिविलाइजेशन बहुत फ्लरिश हुई, जिसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस दौरान के लोग अलग अलग वैरायटी के अनाज खाया करते थे, जैसे कि वीट, बार्ली, चिकपी, सेसमी एटसेट्रा। शायद इसी वजह से इस दौरान ग्रैनरीज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इस दौरान की एक ग्रैनरी बहुत फेमस है, जिसे ग्रेट ग्रैनरी ऑफ मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। इस सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग पर भी बहुत चर्चा होती है। यहाँ के सिटीज वेल प्लान्ड थे और बिल्डिंग्स बर्न्ट ब्रिक्स और स्टोन से बने होते थे। सिटीज 2 हिस्सों में बटी होती थी: अपर टाउन, जिसे सिटाडेल भी कहते थे, और लोअर टाउन। सिटाडेल में पब्लिक बिल्डिंग्स पाई जाती थी, जैसे कि वेयर हाउसेस और ग्रेट बाथ, और लोअर टाउन में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इस पीरियड की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक स्क्रिप्ट है, जिसे अभी तक हिस्टोरियंस डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ, तब इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की ओर से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। ये लोग यूरोप और सेंट्रल एशिया से आए थे और आर्यंस के नाम से जाने जाते थे। जैसे जैसे भारत के इंडिजिनस लोगों से ये मिलते गए और यहाँ सेटल करते गए, वैसे ही एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक एज के नाम से जानते हैं। वैदिक एज का ड्यूरेशन था 1700 बीसीई से लेकर 600 बीसीई। वैदिक एज के बारे में हमें सबसे ज्यादा पता चलता है वेदास से: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
वेदास के मुताबिक आर्यंस ट्राइब्स में बटे हुआ करते थे और हर ट्राइब का एक लीडर और किंग होता था जिसे राजन कहते थे। राजन अपनी ट्राइब्स की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उनकी मदद के लिए अक्सर पुरोहित या प्रीस्ट्स होते थे और साथ ही एक असेंबली ऑफ एल्डर्स होती थी जिसे सभा के नाम से जाना जाता था। इसी दौरान वन सिस्टम का भी जन्म हुआ। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। इस क्लासिफिकेशन की वजह से लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस परसू करने लगे और विलेजेस एस्टैब्लिश होते चले गए। विलेजेस टाउन्स में बदले और टाउन्स स्टेट्स में, और इसी के साथ शुरू हुआ हमारा एज ऑफ महाजनपदास। वैदिक एज के खत्म होने तक यानी कि 600 बीसीई तक नॉर्दर्न इंडिया 16 मेजर किंगडम्स में डिवाइडेड था जिन्हें महाजनपदास कहते थे। कुछ मेजर महाजनपदास के नाम थे वज्जी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा और अवंती। इस दौरान इन महाजनपदास में अक्सर टेरिटरी के लिए जंग हुआ करती थी और सबसे सक्सेसफुल स्टेट उसे ही माना जाता था जो अपनी आर्मी को सबसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर सके और अपनी जनता पर अच्छे से हुकूमत कर सके। और ऐसा करने वाला महाजनपद था मगध। 400 बीसीई तक मगध का पूरा कंट्रोल बन चुका था नॉर्दर्न इंडिया पर, खास करके गंगा के रीजन के आसपास। ये कंट्रोल कायम रहा 321 बीसीई तक, जब मगध के आखिरी किंग को हराया उसी के एक सब्जेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत के साथ इंडिया में शुरू हुआ मौर्यन एज। 321 बीसीई से लेकर 184 बीसीई के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सक्सेसर्स ने इंडिया का पहला मेजर एम्पायर एस्टैब्लिश किया जो अपने पीक पर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर करता था। पर शायद मौर्यन एम्पायर के सबसे फेमस किंग रहे एम्परर अशोक। एम्परर अशोक जाने जाते हैं कलिंगा वॉर के लिए। कहा जाता है कि कलिंगा युद्ध में हुए मारकाट को देखकर अशोक के मन में इतनी ग्लानि पैदा हुई कि अशोक ने युद्ध ना करने का प्रण लिया। इसके बाद अशोक ने अपने सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स को खत्म किया और नॉन वायलेंस और टॉलरेंस जैसे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को अपनाया। आज तक इंडिया में कई जगह पर अशोकन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं जो टॉलरेंस और नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हैं और बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। अशोक के बाद मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और फिर ग्रेजुअली शुरू हुआ भारत के इतिहास का अगला दौर, गुप्ता पीरियड। भारत में गुप्ता पीरियड शुरू हुआ 320 सीई में, जब गुप्ता एम्पायर की स्थापना की श्री गुप्त ने। एक के बाद एक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे गुप्ता रूलर्स ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसे भारत के इतिहास में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौर में कई इनोवेशंस और डिस्कवरीज की गई अलग अलग फील्ड्स में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, डायलेक्ट, लिटरेचर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और फिलॉसफी। सिर्फ इनोवेशंस ही इस एम्पायर की खास बात नहीं थी। इस दौरान काफ़ी पीस और पब्लिक सेफ्टी भी देखने को मिली। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड इतने पीक पर था कि गुप्तास के टाइम पर गोल्ड कॉइन्स मिंट किए जाने लगे। ऐसे शांत और प्रॉस्पेरस माहौल ने कई सारे स्कॉलर्स को भी जन्म दिया, जैसे कि कालिदास जो कि संस्कृत भाषा के जाने माने कवि हैं, और आर्यभट्ट जिनका नाम गणित के फील्ड में मशहूर है। इसके अलावा गुप्ता एज की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के चर्चे भी दूर दूर तक थे। गुप्ता एम्पायर का अस्त हुआ 5th सेंचुरी सीई में, जब व्हाइट हुन्स नामक एक सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब ने इंडिया में इन्वेजन्स का सिलसिला शुरू किया। एक के बाद एक इन्वेजन के वेव्स आते गए और गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे क्रम्बल करता गया। गुप्ता एम्पायर के बाद अगली कई सेंचुरीज तक कोई पावरफुल किंगडम खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। जैसे जैसे छोटे छोटे किंगडम्स बनते गए, इंडिया में फ्रैगमेंटेशन बढ़ता गया। इस वक्त के कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे थानेश्वर के पुष्यभूतिस, कनौज के मौखरीज और वल्लभी के मैत्रकाज। डेक्कन इंडिया में पल्लवास और चालुक्यास का राज था। फ्रैगमेंटेशन के इसी दौरान के बाद आना हुआ टर्किश और अरब ट्रेडर्स का, जिनके साथ इंडिया के इतिहास का मिडीवल इरा शुरू हुआ।
पर ये हम बात करेंगे किसी और वीडियो में।